डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, महामारी के समय देश में कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए मरीजों और उनके तीमारदारों से वसूली में जुटे हुए थे। स्टॉप। मेडिकल सुविधाओं से लेकर दवाओं की कीमतों से कई गुना ज़्यादा वसूली की गई। स्टॉप। कई जगहों पर यह वसूली 500 गुना तक ज़्यादा थी। स्टॉप। यह तथ्य लोकल सर्किल के सर्वे में सामने आया है। स्टॉप। सर्वे में शामिल लोगों ने बताया कि उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल सुविधाओं के लिए कैसे ज़्यादा कीमत चुकाई। स्टॉप। चाइनीज़ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 1 लाख तक वसूली गई, जबकि इसकी कीमत महज 30 से 35 हज़ार रुपये थी। स्टॉप। हालांकि यह बात पहली बार सामने नहीं आई है। स्टॉप। शर्मनाक तथ्य है कि जब देश में महामारी से हर कोई जूझ रहा था, तब मुनाफाखोर अपना फ़ायदा खोज रहे थे। स्टॉप। बड़ा सवाल यही है कि क्या कुछ लोगों का धर्म आपदा में सिर्फ मुनाफा कमाना होता है? उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं रह जाती? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार या फिर हम खुद, जिन्होंने अपने आसपास ऐसा ताना बाना रच लिया है, जिसमें पैसा नैतिक मूल्यों पर भारी होता जा रहा है। स्टॉप। तब हम मानवता को भूल जाते हैं और पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। स्टॉप। समाज में नैतिक मूल्यों का पतन तेजी के साथ हुआ है, लेकिन इस सब के बीच सरकारों की भूमिका क्या रह जाती है? क्या वे महामारी के समय अपनी भूमिका को सही तरीके से निभा पा रही थीं? अगर निभा रही होती, तो शायद मेडिकल सुविधाओं को उपलब्ध कराने को लेकर इस तरह की मुनाफाखोरी को रोका जा सकता था। स्टॉप। दोषी लोगों के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाए जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। स्टॉप। अदालतों को भी कोरोना काल में अनेक मौके पर जनहित में सरकारों को कई निर्देश दिए। स्टॉप। इसके बावजूद बाजार में जो कुछ हुआ, वह किसी से छिपा नहीं रहा। स्टॉप। बेहतर होता कि सरकारें अपनी खामियों पर पर्दा डालने की बजाय उन लोगों को बेनकाब करती, जिन्होंने महामारी के समय खूब मुनाफाखोरी की। स्टॉप। देश में आवश्यकता ऐसी रणनीति बनाने की है, जिसमें संकट की घड़ी में आम जन को राहत मिल सके। स्टॉप। इसके लिए सरकारों को समय रहते सभी पहलुओं पर पहले से ही मंथन करना चाहिए, ताकि आपदा के दौरान कोई मुनाफाखोरी का गणित खोजता हुआ दिखाई न दे। स्टॉप। मुनाफाखोरी को खत्म करना केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। स्टॉप। इसमें किसी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। स्टॉप। पैरा। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को सर्वोपरि रखते हुए इसे अनुच्छेद 21 में शामिल कर इसे जीवन के अधिकार के भीतर समाहित किया गया है। स्टॉप। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। स्टॉप। इसलिए सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का कानून भी बनाया है। स्टॉप। बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सार्वभौमिक रूप दिया गया। स्टॉप। बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, शौचालय, खेल, पुस्तकालय, पुस्तकें, वर्दी इत्यादि का भी प्रावधान है। स्टॉप। मंशा यह रही है कि जब शिक्षा के अधिकार कानून की सभी धाराओं का लाभ बच्चों को मिलेगा, तभी असल में यह सुनिश्चित होगा कि बच्चों को जीवन का अधिकार मिला हुआ है। स्टॉप।
अब अगर बात करें अल्पसंख्यक समुदाय की तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उनकी शिक्षा और संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी मर्जी के शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देता है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सके। हालांकि संविधान सभी धर्मों को अपने अनुसार अपने धर्म में आस्था और संरक्षण का अधिकार देता है, किंतु शिक्षा का अधिकार ऐसा अधिकार है, जो देश के हर बच्चे के जीवन के अधिकार के रूप में लाया गया था। इसी के चलते शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे प्रावधानों को जोड़ा गया, जो किसी भी रूप में देश के बच्चे की शिक्षा के बीच भेद न करे और उनको शिक्षा का अधिकार देकर अंततः जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। किंतु कालांतर में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन कर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बच्चों के बीच भेद की एक ऐसी लकीर खींची गई, जिससे निश्चित रूप से बच्चों के जीवन का अधिकार अपनी मूल भावना से भटक गया। जैसा कि देखा गया, जीवन जीने के अधिकार पर कई बार अन्य अधिकारों को तवज्जो दी गई। इसी का परिणाम हमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के रूप में देखने को मिला। पिछले दिनों ऐसी ही मान्यता को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के दौरान कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते हुए अपने फैसले में कहा था कि धार्मिक भावनाएं नागरिकों के जीवन के अधिकार के अधीन ही होंगी। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा, जो कि जीवन जीने के अधिकार का भाग है, उस पर अल्पसंख्यक समुदाय का शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार हावी नहीं हो सकता। देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के बाद अपने अनुभवों के आधार पर आयोग की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत छूट के प्रभाव का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की गई। इस अध्ययन के जो परिणाम आए हैं, वे ऐसे हैं, जिनके बारे में कभी गंभीर चर्चा ही नहीं हुई है। अनुच्छेद 21 अबोध बच्चों के व्यक्तिगत अधिकार से जुड़ा है और अनुच्छेद 30 समुदाय के सार्वजनिक अधिकार से। नीति निर्माताओं ने बच्चों को अधिकार संपन्न बनाकर एक सशक्त भारत के निर्माण की नींव रखी, लेकिन अनुच्छेद 30 को इस पर प्राथमिकता दी जाती है, तो यह बच्चों को उनके जीवन जीने की स्वतंत्रता से वंचित करने का एक घोर अपराध है। दुनिया भर के धर्मनिरपेक्ष विचारक एवं बाल अधिकार कार्यकर्ता इस विचार के हिमायती हैं कि बच्चों के अधिकार सर्वोपरि हैं। इसलिए यह उचित समय है कि देश के बच्चों के जीवन के अधिकार को प्राथमिकता देते हुए नीतियों को नई दिशा दी जाए। पैरा अध्यापक पात्रता परीक्षा के सफल एवं सुरक्षित संचालन के लिए समूचे प्रदेश में नेटबंदी कितनी कारगर रही है, इसकी पोल तो दिन प्रतिदिन खुल ही रही है। अब तक 20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करके सरकार कहीं न कहीं यह संदेश देना चाहती है कि वह नकल को लेकर बेहद गंभीर है। इतनी बड़ी परीक्षा को एक दिन में शांतिपूर्वक करवाने के लिए सरकार भले ही अपनी
पीठ थपथपाए, लेकिन नकल प्रकरणों की रोजाना खुलती परतों से यह तो साबित हो ही गया कि व्यवस्था में कहीं न कहीं चूक रही है। संपूर्ण विराम।